फोर्स। देखो जब किसी बॉडी को हमें लीनियर मोशन देना होता है ना, लीनियर मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए होती है फोर्स। अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे तो कौन सा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं? लीनियर मोशन। पर अगर किसी बॉडी को घुमाना है, मतलब रोटेशन कराना है, सर्कुलर मोशन कराना है, तो हमें चाहिए होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे हम एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। पहले उसका एक नाम टॉर्क भी है और फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम टॉर्क भी बोल सकते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स भी। ऐसा यूनिट क्या है उसकी? फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर है तो न्यूटन मीटर। अच्छा, हमने एग्जांपल लिया डोर का। आप जानते हो डोर एक तरफ से हिंज रहता है, बंधा रहता है, तो डोर का हैंडल हमेशा कॉर्नर में क्यों होता है? क्यों नहीं हिंज के बगल में होता? यू सी, हम लोग हैंडल यहां पे लगा के डी बढ़ा, सो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन हिंज। आप हिंज को और क्या समझ सकते हो? कोई पाइवेटेड पॉइंट, कोई फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, एंड फोर्स, आपने फोर्स ऐसे लगाई, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहां पे रखा है। ठीक है, हम दूर फोर्स लगाते हैं जिससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, और डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स हमें क्या करनी पड़ती है? कम लगानी पड़ती है। मान लिया मैं बीच से डोर को खोलूं, बीच में फोर्स लगाऊं, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फोर्स हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि रोटेट करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स हमें उतना ही चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये मान लो डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ? 10 इंटू 1, 10 न्यूटन मीटर। अब मैं यहां पे फोर्स लगाऊं, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 0.5। तो मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? 20 न्यूटन, मतलब डबल फोर्स लगानी पड़ेगी। इसीलिए डोर को बीच से खोलना मुश्किल होता है और साइड से खोलना इजी होता है। मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स दो चीज पर डिपेंड करता है ना, घूमना बॉडी का दो चीज पर डिपेंड करता है, एक फोर्स और एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। ये नई चीज समझ में आ रही। जैसे आपने वो देखा होगा, आटा पीसने वाली चक्की जो होती है, नहीं होता है हैंड ग्राइंडर जिसको बोलते हैं ना, फ्लोर ग्राइंडर विथ हैंड, तो उसमें आप लोग देखते हो जो हैंडल होता है वो उसकी जो सर्कुलर स्टोन देखा है, उसका मतलब एक स्टोन सा होता है उसका सर्कुलर, आप देखोगे तो वो उसके एकदम कॉर्नर में लगा होता है। कई लोगों ने देखा होगा, ग्राइंडर गाँव में इस्तेमाल होता है ना। जैसे मान लो हम लोग जब स्क्रू से नट खोलते हैं, है ना, इसको हम लोग रेंच भी बोलते हैं। मान लो ये रेंच है, इस रेंच से नेट खोलना है, तो भाई इस रेंच पे अपन फोर्स कहाँ लगाते हैं? एकदम साइड में लगाते हैं, है ना। ये नहीं कि यहां से खोल रहे हैं, हम यहां से एकदम कॉर्नर से खोलते हैं। कॉर्नर से खोलने में क्या हुआ? हमने डिस्टेंस बढ़ा लिया, है ना, डिस्टेंस पहले ही बढ़ा हुआ है। मान ले मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए 50, कितना चाहिए? 50। मैंने डिस्टेंस पहले ही बढ़ा के कर लिया 5, अब फोर्स कितनी चाहिए होगी? 10, 10 इंटू 5, 50। अब मैं यहां पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं 1 पे, जहां पे डिस्टेंस कितना है? 1, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 50। समझ में आ रहा है? मेरे को 50 मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं डिस्टेंस को 5 कर लूं, फोर्स को 10 कर लूं, इजी है। अब मैं डिस्टेंस को 1 करके फोर्स को 50 करूं तो वो टफ है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाने के दो तरीके, या तो फोर्स बढ़ा दें या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दें। अच्छा, दूसरी चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद रखनी है आपको, है ना। इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका डायरेक्शन होगा, तो इसके दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। किसी बॉडी को घुमाने के दो डायरेक्शन है, या तो ऐसे घूमेगा घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, या तो घड़ी के अपोजिट, है ना। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। तो दो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे यहां पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, यहां से फिक्स्ड है ना, ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे इसको खोलना स्टार्ट करूंगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा, फिजिक्स में एक ट्रेंड है कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स पाओगे बच्चों, तो उसको पॉजिटिव लेना है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। इस बात को लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। एक और तरीका है, जब देखो इसको मैं ऐसे मारूंगा, यहां से फोर्स ऐसे लगाऊंगा, यहां से दबाया इसको, पाइवोटेड पॉइंट फिक्स्ड है, यहां से फोर्स लगाया, ऐसे घूमा, जब ये ऐसे घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये नट हमारा बाहर निकल आएगा ना। तो इसको हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो नट बाहर आता है। सो एंटी क्लॉकवाइज को हम कई बार आउटवर्ड भी बोलते हैं, है ना। सो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और आउटवर्ड। फिर से एंटी क्लॉकवाइज, उसी को हम लोग पॉजिटिव और उसी को आउटवर्ड भी बोलते हैं। अब मान लो मैं उल्टा घुमाऊं, है ना, फोर्स ऐसे लगाऊं क्लॉकवाइज, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाते तो नट क्या होता है? ऐसे ऐसे, याद है? देखते हो क्या? ऐसे ऐसे पकड़ो तो क्या हो रहा है? नट टाइट हो रहा है और अंदर जा रहा है, टाइट हो रहा है और अंदर। तो ये क्लॉकवाइज घूमता है जब, कैसा घूमता है? जब क्लॉकवाइज, तो अंदर जाता है, तो उसको हम कैसा बोलते हैं? इनवर्ड। क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड। और या तो हम साथ में कभी कभी
नेगेटिव भी यूज करते हैं। तो इतना याद रहेगा आपको, वेरी गुड। अब बात आई मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो कैसे हो सकता है। बहुत से तरीके हैं। मैं हिंज पे फोर्स लगाऊं, क्या बॉडी घूमेगी? फोर्स तो है कि नहीं है? मैं हिंज पे फोर्स लगाऊं, क्या बॉडी घूमेगी? बॉडी नहीं घूमेगी, है ना। मतलब अगर फोर्स हिंज पॉइंट पे लग जाए, इफ फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है समझते हैं। ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है। अगर फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर जाए, है ना, इसी पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी नहीं घूमेगा। जैसे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। मतलब एक ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे बाहर निकला हुआ और अंदर जाता हुआ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड स्क्रू घूम रहा है, हमारा बेंच घूम रहा है, ठीक। ओके, तो पहली चीज तो ये है कि अगर फोर्स पास कर जाए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दूसरा तरीका है कि अगर फोर्स जीरो हो तो नॉर्मल है, अब फोर्स लगा ही नहीं रहे अपन तो नहीं घूमेगा। तीसरा तरीका है डिस्टेंस जीरो। तो डिस्टेंस जीरो मेरे ख्याल से यही पॉइंट था कि जब हिंज पॉइंट पे फोर्स लगाए। एक और तरीका वो भी याद रखना चाहिए। मान लीजिए मैं ऐसे फोर्स लगा दूं, है ना, मतलब मैं डोर को ऐसे पुश करूं, साइड से डोर का कोना पकड़ लूं, ये डोर है वहां से फिक्स्ड है, आप हैंडल इधर है, ऐसे ऐसे खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, मैं ऐसे पुश करूं तो क्या डोर खुलेगा? नहीं। तो अगर फोर्स ऐसे लग जाए इस तरह से तो भी मूवमेंट, तो अगर फोर्स हम डोर पे इस तरह से लगाए, है ना, ऐसे लगाए फोर्स, ये डोर है ऐसे ऐसे खुल रहा है, ऐसे बंद हो रहा है, और फोर्स हम इस तरह से लगाए तो भी डोर रोटेट नहीं करेगा। तो ये कौन सी कंडीशन है? तो ये वही कंडीशन जो मैं बार बता रहा हूं, इफ फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप कहोगे इसमें कहां पास कर रहा है? आप ध्यान से देखो, ये लाइन ऐसे आगे जाके यहां से पास कर जाएगी, है ना। तो फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो उस केस में भी मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो। आप ऐसे समझो, फोर्स जितना परपेंडिकुलर हो, जितना परपेंडिकुलर किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना परपेंडिकुलर हो उतना बढ़िया मोमेंट ऑफ फोर्स, और जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जाता हुआ फोर्स उतना कम मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे इस केस में भी समझाता हूं, वो पॉइंट है ना, क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे मान लो फोर्स में ऐसे लगा दूं, इस तरह से, समझ में आ रहा है? तो आपको नट ऐसे से खोलना है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, नट से ढकेल रहा हूं या खींच रहा हूं, तो नट नहीं खुलेगा भाई, बिकॉज फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर निकलता हुआ अंदर जाता हुआ स्क्रू, सॉरी रेंच इस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, और फोर्स आप ऐसे लगाओगे अगर तो इट पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मैंने पॉइंट इसके एकदम आपके बेसिक्स क्लियर किए। अब अपन आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे, है ना, कि इसके न्यूमेरिकल कैसे बनने हैं अपने। मान लीजिए हमको ये एक इन्होंने बार दे रखा है, ठीक है, एक रॉड है, इसको हम लोग यूनिफॉर्म मीटर रूल भी कहते हैं। एक सिंपल सी स्केल है, ठीक है, कितनी लंबी स्केल है? 100 सेंटीमीटर लंबी स्केल है, यानी 1 मीटर, यूनिफॉर्म मीटर। ये फलक्रम रखा है ना, फलक्रम क्या होता है? पाइवटेड पॉइंट होता है। अब ये फलक्रम के अबाउट घूमेगा, है ना, अब ये यहाँ के अबाउट नहीं घूमेगा, यहाँ के अबाउट नहीं, फलक्रम के अबाउट घूमेगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये घूमना स्टार्ट करेगा। तो कैसे घूमेगा? हमने यहाँ पे एक वेट रख दिया, कितना वेट रखा? 10 ग्राम का, तो वो नीचे गिरने लगा, कितनी फोर्स लगने लगी? 10 ग्राम फोर्स, ग्रेविटी से खींची तो कितनी फोर्स लगी? 10 ग्राम फोर्स, और वो नीचे गिरने लगा। मतलब ये बॉडी ऐसे गिरने लगी, है ना, ये स्केल ऐसे रखा था, इधर वेट रखा तो ये ऐसे गिरने लगा। मतलब ये किस तरफ रोटेट कर रहा है? ये ऐसे गिर रहा है, देख ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट इधर घूमने लगा, इस पॉइंट के अबाउट इधर। तो ये कौन सा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। अब बात आई कितना मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना फोर्स है? 10 ग्राम फोर्स। और कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पाइवटेड पॉइंट से। किसका डिस्टेंस? फोर्स का। तो ये पाइवटेड पॉइंट है और ये फोर्स, कितना डिस्टेंस है? 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज अबाउट 400 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। पर ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें बताना पड़ेगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। यस, नाउ इट्स कंप्लीट। ठीक, अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो स्केल है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब वो रुकी हुई है ना, मतलब इक्विलिब्रियम में। किसमें है? इक्विलिब्रियम में। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो। कितना मोमेंट ऑफ फोर्स हो? जीरो, मतलब उसमें कोई मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं। मतलब क्या? मतलब इस तरफ से 10 ग्राम फोर्स लग रहा है, इस तरफ से कोई और वेट लग रहा है, तो 10 ग्राम फोर्स आपने इधर का इधर घूमने लगी, फिर आपने इधर वेट का सीधी हो गई। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि इस कंडीशन क्या बोलते हैं अपन? बैलेंस कंडीशन बोलते हैं।
जब कोई मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जिस्ट ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर हो जाए। समझाता हूं। जैसे ये फल्क्रम है, इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है, तो ये वाला जो वेट है वो इधर गिरा रहा होगा, मतलब ऐसे घुमाना चाह रहा होगा इस तरह से। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो वेट है वो इस फल्क्रम के अबाउट ऐसे गिर रहा होगा, मतलब इधर रोटेट करा रहा होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है? देखिए क्लॉकवाइज, है ना। ये फल्क्रम है, ये वेट इधर रखा है तो इधर गिर रहा है, फल्क्रम के अबाउट ऐसे और ये ऐसे। तो इस टाइम क्लॉकवाइज जितना होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसीलिए रुका हुआ है। तो हमें W की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए बैलेंस्ड रहे। तो हम बोलेंगे इस टाइम, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, तो जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया? 10 ग्राम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स और डिस्टेंस कहां से? फल्क्रम से, है ना, पाइवेटेड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से। कितना डिस्टेंस है? 40 सेंटीमीटर। पिछला वाला ही सवाल है, 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इधर फोर्स कितनी है? W, और कितना डिस्टेंस हो गया? ये 70 मार्क पे है, ये 50, कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर आप कट्टम गुट्टा कर लेंगे, 0 से 0 करके 2 2 जा 4, सो यू गेट W इज इक्वल्स टू 20 ग्राम फोर्स। अब देखिए ये 20 ग्राम फोर्स इंटू 20, 400। तो इस तरफ से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स मिला? क्लॉकवाइज 400। 10 ग्राम फोर्स इंटू 40 कितना मिला? 400। मतलब दोनों ही मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर है। क्या ये हमेशा होगा? नहीं बच्चों, इसको एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। दिस विल हैपन ओनली इफ इट इज रिटन बैलेंस्ड या हॉरिजॉन्टल या इक्विलिब्रियम या रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, ऐसी कोई लाइन लिखी हो जब रूलर टर्न किसी भी पॉइंट के अबाउट ना कर रही हो। कब नहीं टर्न करेगी? जब जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स हो, है। अच्छा, अपन तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन कुछ अजीब सा है। इसमें ये जो स्केल है ना, इसमें हमें क्या करना है कि हमें दिया है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल रखिए, 1 मीटर लंबी रूलर है, मतलब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मार्क है और यहाँ एंड पे 0 सेंटीमीटर मार्क है, ओके। और इस पे कुछ वेट रखे हुए हैं, ठीक है। कितना वेट रखा हुआ है? 10 ग्राम फोर्स और 50 ग्राम फोर्स, फल्क्रम बीच में। तो यार इसमें क्या होगा ना, वेट इस तरफ रखा है तो ये रूलर इधर गिर रही होगी, है ना। इट विल बी फॉलिंग लाइक दिस। इस तरफ से ये रूलर स्विंग करना चाहती होगी, रोटेट करना चाह रही होगी। इस तरफ से इसको एक मोमेंट ऑफ फोर्स मिल रहा होगा, एक 10 ग्राम फोर्स की वजह से 50 ग्राम। यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से ऐसे गिर रहा होगा। तो ये कैसा मोमेंट मिल रहा है? देखो ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे स्विंग किया। ये कौन सा मोमेंट मिला? इसको एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स मिला। अब हमें एक 40 ग्राम का मास दिया है, बोला इसको कहीं ऐसी जगह रख दो कि ये रूलर ओवरऑल बैलेंस हो जाए, है ना। बैलेंस हो जाए मतलब क्या हो जाए? हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये गिरे नहीं। तो यार 40 ग्राम किस तरफ रखें? देखो अगर इस तरफ रखेंगे तो और गिर जाएगी, ऑलरेडी गिर रही है इधर से। इस तरफ रखते तो बैलेंस हो सकती है ना, ऐसे गिर रहा है इधर से, तो इधर रख देंगे तो ये ऐसे सीधा बैलेंस हो जाएगा, ओके। तो इस 40 ग्राम को रखना कहाँ पे तो पता ही नहीं मुझको, तो मैंने यहाँ रख दिया। 40 ग्राम कितना फोर्स लगेगा? 40 ग्राम फोर्स। कितनी दूर रखा मुझे नहीं पता, लेट इट बी x। अब अगर ये बैलेंस है तो इस टाइम जितना मेरे पास होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही मेरे पास होगा क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाले बन रहे हैं और क्लॉकवाइज वाला। सो 10 कितने डिस्टेंस पे हो गया? यहाँ से फल्क्रम से डिस्टेंस देखते हैं 40। सो हम ले लेंगे 10 इंटू 40 प्लस ये वाला भी इधर ही आ रहा है 50 वाला। कितने डिस्टेंस पे है? देखो ये 30 वाले मार्क पे और 50 से दूर है। कितना दूर है? 20। ये मार्किंग है ना 30, तो यहाँ से 20। सो 50 इंटू 20 है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर हम इधर आए क्लॉकवाइज वाली तरफ, तो क्लॉकवाइज में ये वाले मेरे पास फोर्सेस हैं। सो 40 इंटू डिस्टेंस कितना लिया अपन ने? x। अपन यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 400, दिस इज 1000 एंड दिस इज 40x। So x is equals to 1400 divided by 40. So 4 3s are 12. No, it is 20. 4 5s are 20. So 35 centimeter from 50 mark. यहाँ से 35 सेंटीमीटर। 35 मतलब किस मार्क पे? At 85 सेंटीमीटर। यहाँ से 35 आ गया है तो कहाँ पहुंच गए? At 85। तो हम 40 ग्राम का वेट हमें कहाँ पे रखना चाहिए? At 85 सेंटीमीटर। तब ये रूलर क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी ना। यू सी 40 इंटू 85 मस्ट बी इक्वल टू दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ओके। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक फोर्स ऊपर से लग रहा है 10 न्यूटन का 0 सेंटीमीटर पे, एक नीचे से ऊपर की तरफ 100 सेंटीमीटर पे।
पूछ रहा है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है ना, यहाँ हमारा सवाल है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। आप हमें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बताइए। क्या इसने ये बोला ये बैलेंस्ड है? नहीं बच्चों, देखो जरूरी नहीं कि रूलर की हर क्वेश्चन बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। तो इट इज वेरी क्लियर इट इज अनबैलेंस। सी ये फोर्स ऐसे नीचे लगा, ऐसे नीचे की तरफ लगा, तो ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा, नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसे गिराएगा इस तरफ, ओके। और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ये कैसे रोटेट करेगा? ये ऐसे मारा हमने, यहाँ से फुलक्रम लगा हुआ है, यहाँ से आपने ऐसे ऊपर मारा, तो ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे रोटेट किया? ऐसे। और ये देखो ऐसे, तो दोनों का रोटेशन देखो सेम है क्या? ये कैसा रोटेट कर रहा है? ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। पक्का ना? देखो ये ऐसे रखा है मैंने, ये फोर्स नीचे की तरफ, ये कैसे गया? ए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देखिए आप रोटेट कर रहा है। और ये वाले पे फोर्स लगी ऊपर, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो दोनों वेट इधर और ये भी वेट इधर था, यहाँ एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर जा रही है, यानी दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। लेट अस सी, तो अब हमें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो एक तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स होगा फुलक्रम से, कितने दूर हो गया? 50 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 10 न्यूटन इंटू 50/100 मीटर। डायरेक्शन कैसा है इसका? एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और इस वाले को देखो, क्या ये क्लॉकवाइज है? नहीं, ये भी कैसा है? एंटी। तो ऐड हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस भी कितना है? 50/100 मीटर। दैट्स इट। सो वी गेट व्हाट? 5 what? 10 न्यूटन मीटर एंड द आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई चीज जो कांस्टेंट हो, कोई चीज जो यूनिफॉर्म हो, जो चीज फिक्स हो। तो यहां पे क्या चीज कांस्टेंट होती है? मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही है, यहां पे उसकी स्पीड v, यहां पे भी स्पीड v, यहां पे भी स्पीड v और यहां पे भी स्पीड v। यानी इसकी स्पीड पूरे रास्ते चेंज नहीं हो रही। जब वो गोल गोल घूम रही है, मैंने इस जगह पे देखा स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी देखा 5 मीटर पर सेकेंड और यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड और नीचे भी। तो क्या चीज यूनिफॉर्म है? स्पीड। स्पीड रिमेन्स सेम, तो स्पीड इज यूनिफॉर्म। पर एक चीज ध्यान से देखिए, इस स्पीड का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। शुरुआत में बॉडी ऊपर जा रही है, थोड़ी देर बाद राइट में, फिर डाउनवर्ड्स और फिर राइट में, पहले लेफ्ट में। मतलब लगातार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। तो स्पीड तो फिक्स है, पर डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, पर यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, यहां 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में और यहां 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में। इस तरह से स्पीड तो सेम है, पर उसका डायरेक्शन चेंज। जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से क्या चीज आती है? एक्सेलरेशन। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी वी विल गेट एक्सेलरेशन। अब ये जो पर्टिकुलर तरह का एक्सेलरेशन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। क्या डायरेक्शन होता है उसका? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। हम सर्किल के किसी भी पॉइंट पे सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन देखें तो वो सेंटर की तरफ जाता हुआ, किस तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर। किधर? टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? v²/r। r इस सर्किल का रेडियस। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई और डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, वैल्यू वाइज तो कांस्टेंट है, क्योंकि वैल्यू कितनी है? v²/r और v पूरे रास्ते चेंज नहीं हो रहा, r भी कांस्टेंट। बट इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू तो सेम है, हर जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? सेम, जैसे 2 2 2 2, पर डायरेक्शन चेंज। यहां पे देखो एक्सेलरेशन इधर जा रहा है राइट में,
यहां एक्सेलरेशन नीचे, यहां एक्सेलरेशन लेफ्ट में, और यहां भी एक्सेलरेशन अपवर्ड्स. सो एक्सेलरेशन इज अगेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजिंग इन डायरेक्शन. तो ओवरऑल द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज यूनिफॉर्म है? स्पीड. वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. अब जहां पे भी एक्सेलरेशन होता है वहां पे आ जाती है फोर्स. फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो mv स्क्वायर बाई आर. कौन सी फोर्स है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स. कोई पूछे हमसे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? वही जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर लगेगी? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर. और कैसे? अलोंग द रेडियस. रेडियस के अलोंग. तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? फिर वही बात, ये फोर्स कांस्टेंट है किसमें? मैग्नीट्यूड में. मास कांस्टेंट, v स्क्वायर कांस्टेंट, r कांस्टेंट. तो इस फोर्स की जो वैल्यू होगी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन कांस्टेंट. पर इस फोर्स का भी क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन. टुवर्ड्स द सेंटर तो है फोर्स, पर हर बार डायरेक्शन चेंज. पहले इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ. तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट है? सिर्फ स्पीड. अब आप समझना चाहेंगे कि एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स थी कहां, आज तक क्यों नहीं पढ़ा? तो एक हमने सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख दिया. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर. नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर. कोई भी सर्कुलर मोशन हो, कोई भी सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर. कोई भी सर्कुलर मोशन. जैसे हमने देखा अर्थ सन के अगल बगल रिवॉल्व कर रहा है. तो अर्थ सन के अगल बगल रिवॉल्व क्यों करता है? क्योंकि अर्थ को सन अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है. कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो मासेस के बीच में होती है. तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसे, यहां से ऐसे, इस जगह पर ऐसे, इस जगह पर ऐसे, जब अर्थ यहां आएगा तो ऐसे. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी किधर लग रही है? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर. और सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने क्या बोला? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. यानी यही ग्रेविटेशनल फोर्स इस टाइम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया तरीके का फोर्स नहीं है. हमने जहां कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ी थी वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम नहीं था, ना ही नॉन कांटेक्ट में नाम था. मतलब ये फोर्स तो पुरानी ही पड़ी हुई होगी, और जब वो फोर्स कौन सी, कोई भी, किधर लग रही हो? टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया. एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहा है. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है. कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रही है? बार बार टुवर्ड्स द सेंटर. यानी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स. एक तीसरा एग्जांपल लिया है हमने कि हमने एक स्ट्रिंग ली, उसमें एक स्टोन बांधा, स्ट्रिंग में स्टोन बांधा और उसको जुम 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 घुमाने लगे हम. तो ये स्टोन जो घूम रहा है, स्टोन को ध्यान से देखो, एक बार स्टोन को इमेजिन करो. ये इस स्टोन को अंदर की तरफ एक फोर्स खींच रही है. स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होती है? टेंशन की फोर्स. और किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना हो तो अवे फ्रॉम द पॉइंट. मतलब ये टेंशन की फोर्स भी किधर जा रही है? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. तो इस मोशन में स्टोन का कौन सा मोशन है? सर्कुलर. तो एक फोर्स डेफिनेटली सेंटर की तरफ होगी. कौन सी है? टेंशन फोर्स. और जो फोर्स सेंटर की तरफ है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो टेंशन फोर्स क्या बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है. जो भी फोर्स सर्कुलर मोशन में किधर लग रही हो? टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम क्या बोल देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी फोर्स है? फेक फोर्स है, स्यूडो फोर्स. मतलब असल में ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती. इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाया था. वो एक ओरिजिनल फोर्स है ना. यहां पे मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स कैसी फोर्स है? रियल.
और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आने वाली है वो एक इमेजिनरी फोर्स है। तो कब आती है ये तब आती है जब हमारा ऑब्जर्वर किसी रोटेटरी फ्रेम के अंदर हो। जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो खुद भी ऐसे फ्रेम में हो जो फ्रेम रोटेट कर रहा हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं और पूरी बात को समझते हैं। यहां पे एक जायंट व्हील का एग्जाम्पल लिया हमने। एक झूला है बड़ा सा और इस झूले के एक डिब्बे में दो दोस्त बैठे हैं, ए और बी, और एक तीसरा दोस्त है, थोड़ा डरपोक है, वो झूले पे नहीं गया, सी, वो नीचे खड़ा है। अब बी को बारी बारी से सी ने देखा और ए ने देखा। तो सी जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे है? नॉन रोटेटरी फ्रेम में। ग्राउंड पे खड़ा है, मतलब रोटेटरी फ्रेम में नहीं है वो। अपना फ्रेम उसका कौन सा है? ग्राउंड का फ्रेम है। तो सीज पॉइंट ऑफ व्यू, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको देख रहे हैं हम? बी को। तो सी ने बी को देखा, बी घूम रहा है, तो बोला बी इज मूविंग इन सर्किल। बी किस में मूव कर रहा है? सी ने देखा बी किस में मूव कर रहा है? सर्किल में। कोई चीज अगर सर्किल में मूव कर रही है तो उसके पास एक फोर्स होना कंपलसरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई सी ने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बी। उसने अपने दिमाग में सोचा कि बी के ऊपर एक फोर्स कौन सी लग रही होगी? सेंट्रीपिटल। कैसे लग रही होगी? इसमें टेंशन आ रहा होगा। कौन सी फोर्स आ रही होगी? टेंशन फोर्स। और वही टेंशन फोर्स क्या बन गई होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, जिसकी वजह से बी घूम रहा होगा, है ना। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन बी which provides acceleration and changes its velocity, है ना। जब C B को देख रहा है तो B की velocity चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन B का लगातार चेंज हो रहा है। इस जगह पे B ऐसे जा रहा है, यहां पे ऐसे जा रहा है, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे। सो B की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही, मतलब B के पास कोई एक्सेलरेशन होगा। और वो कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसा है? रियल की इमेजिनरी? रियल है। सेंट्रीपिटल फोर्स सच में होती है। ये जो टेंशन फोर्स है यही सेंटर की तरफ जो लग रही है वही क्या बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा सी को दिखा, तो सी को बी कैसा दिखा? गोल 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 घूमता हुआ। सी ग्राउंड पे खड़ा है, बी को देखा गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगी, सेंटर की तरफ होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सही, बढ़िया। कितना लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स? टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर। अब इसी बी को ए ने देखा, तो एस पॉइंट ऑफ व्यू, और ए कहां पे है? ऑब्जर्वर इन रोटेटरी फ्रेम। ए देखो खुद भी झूले के अंदर बैठा है, मतलब रोटेशन वाले फ्रेम में ही है। ये रोटेट कर रहा है झूला, गोल गोल घूम रहा है ये जाइंट व्हील, तो ए उसी फ्रेम में है। अब ए ने बी को देखा, हम भी झूले के अंदर, दोस्त भी झूले के अंदर, हमने उसको देखा, तो क्या हमें वो घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या हमें वो गोल गोल घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा? नहीं। अगर हम भी झूले में, वो भी झूले में, तो हमें वो रेस्ट पे दिखेगा। तो ए ने बी को देखा और कहा बी इज एट रेस्ट। बी तो रुका हुआ है, तो क्या बी पे टेंशन फोर्स नहीं लग रही है? लग रही है। तो ए बड़े डाउट में आ गया कि बी पे एक फोर्स तो लग रही है सेंटर की तरफ, पर बी घूम नहीं रहा, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रेजेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रेजेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसी फोर्स है? रियल फोर्स है। ये तो है ही। कैसे है? क्योंकि टेंशन तो लग ही रहा है, और टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो क्या बनाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ए ने बी को देखा और कहा यार तुम्हारे ऊपर तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तुमको तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गोल गोल घूमना चाहिए। पर ए को बी दिखा किस पे? बी किस पे दिखा? रेस्ट पे, बगल में बैठा है, घूम ही नहीं रहा है, और फोर्स है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए ए ने एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया कि बी के ऊपर एक फोर्स तो अंदर लग रही है सेंट्रीपिटल, और ए ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए एक फोर्स बी पे बाहर की तरफ लगा दी, इमेजिनरी फोर्स। कैसी फोर्स? इमेजिनरी। और उस इमेजिनरी फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किधर लगाई? अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अवे फ्रॉम द सेंटर, और अंदर कितनी लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर ए ने कहा कि जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब सोचो, अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ जस्टिफाइड है। बी के ऊपर एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर और एक फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, तो बी पे टोटल फोर्स कितनी हुई, 0। इसलिए बी किस पे रहेगा, रेस्ट पे। अच्छा, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बी घूम रहा था, जब सी देखेगा तो बी उसे घूमता हुआ, मतलब वो तो मानेगा कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक फेक फोर्स है। ये वो बंदा लगाता है जो खुद कहां पहुंच जाए, रोटेटरी फ्रेम के अंदर, और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि उसको बगल वाला बंदा किस पे दिखता है, रेस्ट पे, तो वो सोचता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, यहां पर टेंशन फोर्स तो है ही है। ए ने बी को देखा तो बी के ऊपर टेंशन फोर्स तो लगी रही है अंदर की तरफ, पर बी उसकी वजह से घूम नहीं रहा। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि बी के ऊपर एक फोर्स किधर लग रही होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स पूरी तरह से कैसी है, इमेजिनरी। अपने कंसेप्ट को सही करने के लिए उसने कहा कि क्योंकि बी के ऊपर टेंशन लग रहा है और तब भी बी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, बी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बी घूम नहीं रहा, उसको तो रेस्ट पे दिख रहा, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर थी और उसने अपने दिमाग से एक फोर्स बनाई सेंट्रीफ्यूगल बाहर, और बोला दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, खत्म। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी लगती है, अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल किधर थी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कब लगाते हैं, जब ऑब्जर्वर रोटेटरी फ्रेम में हो, और कैसी होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट था। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखिएगा कि सिर्फ वो ही लगाएगा जो खुद रोटेटरी फ्रेम के अंदर बैठा हो। ठीक है, क्लियर है, ओके।